बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटा सा बच्चा ये सब क्यों करेगा? कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मोहरा बनाकर ये सब कर रहा हो। सर उस बुलेट के बारे में भी अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। और एक बात, ये फहीम और शमीमा पर सिर्फ हमला हुआ था। हाँ बोल। हाँ सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली। क्या है? आतिफ और शाजिया की एक बड़ी बेटी भी थी, राइजा। जी साहब। कहाँ है वो? उसका इंतकाल हो गया साहब। कैसे? मैं बताऊं? उसकी भी शादी 14 साल की उम्र में की थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसी में उसकी मौत हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किससे शादी की थी उसकी? फहीम कुल्फी वाले से साहब। बेटा अपनी बहन राइजा के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ। मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी बहन राइजा की शादी कुल्फी वाले फहीम से करवा दी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और 10 महीने पहले जब वो 14 साल की हुई तो मेरी बच्ची सब ठीक होगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। रायदा बस थोड़ी सी हिम्मत और। रायदा थोड़ी हिम्मत और कर। रायदा कुछ नहीं होगा। आँख खोलो बेटा, आँख खोल। रायदा आँखें खोलो बेटा। रायदा आँखें क्यों नहीं खोल रही है ये? रायदा हौसला रख, आँखें खोल। रायदा आँखें खोल। अरे क्या हुआ शाजिया? अरे क्या हुआ राइजा को? रायदा के अब्बू, रायदा नहीं हमारी बच्ची छोड़िए, चलिए। राइजा को क्या हुआ? अल्लाह को प्यारी होगी। वो सबसे बहुत छोटी थी। मेरे लिए नहीं थी। अरे इतना मार लगा है, यहाँ क्यों लेके आए हैं? और मेरा हाथ भी टूटा है, सर में भी चोट लगा है, फिर भी ले आए इधर। अरे हॉस्पिटल में रखते। साहब चुप, हमको यहाँ क्यों लेके आए? अरे नाबालिग लड़की के साथ शादी, उसे प्रेग्नेंट किया, उसे मार डाल। तेरी हालत नहीं होती ना, हड्डी पसली कर देता मैं। साहब इसमें हमारी क्या गलती है? अब सरकार हम गरीबों की मदद नहीं करेगी, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएगी, तो हम क्या करेंगे? अरे 12 साल की लड़की के साथ शादी तू करेगा, प्रेग्नेंट तू करेगा, और इलाज सरकार करेगी? एक बार ठीक हो जा, फिर तेरी धुलाई में सरकारी खर्चे से करवाता हूँ। साहब बात तो सुनिए हमारी। अरे सुनिए ना। कुल्फी वाला फहीम और शादाब भले ही इस केस में पहले विक्टिम बनकर सामने आए, लेकिन जब पुलिस ने उनका इतिहास खंगाला तो पता चला कि उनका संबंध ऐसे अपराधों से जुड़ा था जो बेहद क्रूर और अमानवीय थे। फहीम, आतिफ और शाजिया को चाइल्ड मैरिज करने और करवाने का एक्यूज मानकर उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी गई, लेकिन इस अपराध के चौथे एक्यूज शादाब की अब हत्या हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, ये अब तक रहस्य बना हुआ था। क्या ये बुलेट अपराधियों को सबक सिखाने वाला कोई मसीहा था? और इस बुलेट का बच्चों से क्या संबंध था? और बशर अब तक कहां था? आसपास के एरिया में बशर का स्केच दिखा के पूछताछ करो। सर बशर के पोस्टर को आसपास के सभी थानों में और सभी एरियाज में सर्कुलेट किया, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिली। शिंदे, मुझे लगता है कि कोचिंग क्लास के टीचर से हमें बात करनी चाहिए। कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाएगा। अपने बात मानो। एक प्लीज। नहीं एक और। नहीं। पानी बाद में। एक और। कौन दो? हमने हटा लो। पक्का?
सना, जी सर। कुछ बात करनी थी तुमसे। जी क्या उस रात जावेद, निसार और शाहिद तुम्हारे कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे? जी सर, तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई क्लास मिस नहीं करते। तुम्हारी ये कोचिंग क्लास हमेशा लेट तक चलती है क्या? नहीं सर, बट एग्जाम आने वाले हैं तो मैं लेट तक क्लासेस देती हूँ ताकि बच्चों के एग्जाम अच्छे जा सके। तुम्हें लगता है ये बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, वो बच्चे तो बहुत मासूम हैं, तो सपने में भी किसी का बुरा करने का नहीं सोच सकते। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? अबू जान और भाई जान। और कोई? जी नहीं, अबू जान ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं और भाईजान घर रहते हैं। भाई कहाँ है तुम्हारा? अंदर है। बोलो। भाईजान, भाईजान बाहर। तुम कॉलेज वाले नहीं जाती क्या? जी नहीं, दरअसल कुछ साल पहले भाईजान का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैंने कॉलेज आना बंद कर दिया। भाईजान कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं घर पर ही रहकर अब्बू जान की मदद करती हूँ। तुम बुलेट के बारे में कुछ जानती हो? बुलेट? ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानती। हेलो, क्या? ठीक है सर, डंपिंग यार्ड के पास एक सर कटी लाश मिली। चलो। हटो रे, साइड दो। चलो आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर। शिंदे चेक करो। सर दोनों हाथों पे इंजरी मार्क्स, लगता है बच्चे को बांध के रखा था और मरने से पहले इसने काफ़ी स्ट्रगल की। आसपास कोई खून का निशान नहीं है, इसका मतलब इसे कहीं और मारा गया और फिर लाश को यहाँ फेंका गया है। सर सब जगह छानबीन की, कुछ नहीं मिला। तो लाश की कद काठी को देख के लगता है कि लाश बशर की हो सकती है, लेकिन उसकी शिनाख्त कैसे करेंगे? वो तो अनाथ था। अगर ये लाश बशर की है तो इसकी शिनाख्त जीनत करेगी, क्योंकि बशर का जीनत के घर पे आना जाना था। इस जीनत को बुला कर लेकर आ। सर जीनत जब एक बच्चे की लाश मिले जिसका सिर नहीं है और हमें शक है कि वो लाश बशर की है, क्या बशर के बॉडी पर कोई ऐसा निशान था जिसे देखकर आप बता सकती है कि लाश बशर की है या नहीं? साहब मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्या मैं इसका हाथ देख सकती हूँ? जी। हमें इस लाश पे से कपड़े मिले, क्या इन कपड़ों को आप पहचानती हैं? अरे बशर बेटा, आजा। मैं समझ गई, भूख लगी है ना? आजा, मैंने शाहिद के लिए सेवैयां बनाई है, तू भी खा ले, बैठ। हाँ था, कब से ढूंढ रहा था, मैं क्लास भी जाके आ गया। ये ले बेटा, खा ले सेवैयां। अरे बशर बेटा, तेरा शर्ट तो फट गया है, मैंने ना तेरे लिए नया कुर्ता सिलाया, अभी लेके आया। बहुत मस्त है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देख, अच्छा है ना? पसंद आया? कुछ दिन पहले मैंने ये कुर्ता खुद बशर के लिए सिलाया था। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये बात आप शाहिद को मत बताइएगा, सब उसे बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई सदमा लगे। माफ कीजिए जीनत जी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बशर शाहिद के सबसे करीब था, इस सिलसिले में शाहिद से भी मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी।
हालांकि बॉडी का डीएनए मैच करना मुमकिन नहीं था क्योंकि बशर अनाथ था, लेकिन जीनत के बयान के आधार पर यह माना जा रहा था कि जिस बच्चे की लाश पुलिस को मिली थी वो बशर ही था। सवाल खड़े कर रही थी कि क्या बशर की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वो बुलेट गैंग से जुड़े राज जानता था, या फिर बशर खुद बुलेट गैंग का हिस्सा था और उसकी हत्या इसलिए हुई थी ताकि पुलिस इस गैंग के बाकी लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन बशर के अलावा क्या बुलेट गैंग का शाहिद, निसार और जावेद के साथ भी कोई कनेक्शन था? सर बशर की मौत आधी रात को हुई, लेकिन जहाँ उसकी मौत हुई वो जगह अलग है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो उस जगह की मिट्टी से अलग है जहाँ उसकी बॉडी मिली है। मिट्टी को सॉइल एनालिसिस के लिए भेज दो और पता करो ये मिट्टी है कहाँ की। सर छोड़िए छोड़िए मुझे सर मेरी मदद करिए। मेरा शाहिद का कुछ पता नहीं चल रहा है सर, पता नहीं वो कहाँ चला गया। खुदा के लिए मेरे शाहिद को ढूंढिए सर। कब से गायब है वो? करीबन कल शाम से 4-5 बजे से। कल शाम से वो गायब है और आज आप कंप्लेंट लिखाने आई है। सर मैं डर चुकी थी सब, बहुत परेशान थी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसे सब जगह ढूंढा सर, वो कहीं नहीं मिला तो मैं आपके पास आ गई। शाहिद के डिटेल्स आप बाहर लिखवा दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। जी शुक्रिया सर। अच्छे से तलाशी लो घर की। सब कुछ नहीं है, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? मैडम यहाँ पे कुछ नहीं है। सर ये देखिए शाहिद की किताब में क्या मिला। मेरी प्यारी सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम्हारा शाहिद। क्या है ये सब? शायद ऐसा नहीं कर सकता साहब, वो ये सब ऐसे प्यार सब नहीं कर सकता साहब। मैं बोल रही हूँ ना, उसके साथ किसी ने मजाक किया होगा साहब, उसके किताब में ये सब लिखकर। मैं माँ हूँ साहब उसकी, मुझे पता है ना, वो ये सब नहीं कर सकता साहब। ये देखिए कागज मिले। ये क्या है? पता नहीं साहब, मैं नहीं जानती ये क्या है। शिंदे, इन कागज के टुकड़ों को जोड़ो। जैसे जैसे ये टुकड़े जुड़ते जाएंगे इस केस की कड़ियां भी जुड़ती जाएंगी। सुनिए ना साहब, सर ये वो कागज के टुकड़े जो शाहिद के घर से मिले। ध्यान से देखिए, हाथ से बनाए गए नक्शे जो किसी खास मकसद से बनाए गए। सर ये वो जगह है जहाँ पे फ़हीम पे हमला हुआ।
3 वो जहाँ पे शादाब का मर्डर हुआ, दोनों नक्शों पे कोड इस्तेमाल किया गया। इससे ये पता चलता है कि हमले के वक्त कौन कहाँ रहे। सर ये देखिए, N मतलब निसा, S मतलब शाहिद, B बशर। पर सर ये दोनों नक्शों पे बुलेट भी लिखा गया। दोनों नक्शों के ऊपर होमवर्क गैंग भी लिखा गया। तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे किसी गैंग के मेंबर थे और उनके नाम का पहला अक्षर उनका कोड है। तगड़ी प्लानिंग की है ये वाले। दोनों नक्शों को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास एनालिसिस के लिए भेज दो, और जो नोट हमें क्राइम स्पॉट पे मिले थे उनकी हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग मैच करा। सर ये क्या है? ये वही कागज के टुकड़े जो तुम्हारे घर से मिले थे, जिन्हें जोड़कर ये नक्शा तैयार हुआ है, और ये नक्शा बनाकर ही 2 लोगों पर हमला किया गया, और ये हैंडराइटिंग शाहिद की है। अब क्या बोलना है आपको? सब आप ऐसे कैसे मेरे शाहिद पे इल्जाम लगा सकते हैं? जीनत, अभी तक तो तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता था और शाहिद को बचाने के लिए तुम हमसे झूठ बोल रही हो। नहीं साहब, खुदा की कसम, इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है साहब। लेकिन मेरे शाहिद को ढूंढ दीजिए साहब। अब शाहिद को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। जीनत के कॉल रिकॉर्ड निकालो और नजर रखो उस पर। बशर के बॉडी पे जो मिट्टी मिली थी उसके सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट का क्या हुआ? तो लैब में टेस्ट जारी, उम्मीद है रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब जल्द से जल्द हमें जावेद और निसार तक पहुंचना है। शाहिद के कमरे से बरामद हुए कागज के टुकड़े जब जोड़े गए तब यह साफ हो गया कि बुलेट गैंग का कनेक्शन सिर्फ शाहिद से ही नहीं बल्कि जावेद और निसार से भी हो सकता है। लेकिन पुलिस इस बुलेट गैंग के बनने के मकसद और इसे बनाने वाले मास्टरमाइंड से अब तक बेखबर थी। लेकिन निसार और जावेद से पूछताछ करके इस गैंग से जुड़े हर राज को उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। निसार, सच सच बताओ, तुम भी इस गैंग में शामिल थे ना? ये सारे अटैक तूने ही करवाए थे ना? देखिए, आप बच्चे से आराम से बात कीजिए वरना वो घबरा जाएगा। आपको जो भी पूछना है प्यार से पूछिए। देखो निसार, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है तो मत खोलो, लेकिन शाहिद ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद करें। सर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ जावेद भी था। जावेद? हाँ, हमारा एक गैंग था, होमवर्क गैंग। बुलेट कौन है? मैंने पूछा बुलेट कौन है? वो बुलेट सना को ले आओ। सर मैम के भाई का उस गैर कानूनी पटाखे की फैक्ट्री में उठ गया था। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि जो भी बड़े लोग हैं जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं उनसे वो बदला लेकर रहेंगी। वो तो ये सोचती है कि जैसे वो अपने भाई को इस लाचारी की जिंदगी से नहीं बचा पाई, ऐसा वो किसी और दूसरे बच्चे के साथ नहीं होने देगी। सर 1 साल पहले मैंने उन्हें अपनी बहन रईजा के बारे में बताया। सर उन्हें बहुत दुख हुआ था। क्या हो निसार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगी। साला मैं मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी बहन रायसा की शादी उस कुल्फी वाले से कर दी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और 14 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा करते करते मर गई। और अब वो लोग मेरी बहन सानी की शादी भी करवाना चाहते हैं। जावेद के अब्बू शादाब की। अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी, तुम्हारा सारा कर्ज माफ, बस निकाह हो जाने। ये क्या बकवास है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें उन्हें रोकना ही होगा। हम उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि जावेद के अब्बू बहुत जालिम है। उसके बाप को तो सबक सिखाना ही होगा। और इस बारे में सना मैम ने हेडमिस्ट्रेस से बात भी की थी। तो सना मैम को लगता था कि वो पढ़ी लिखी है, शायद हमारी कुछ मदद कर पाएगी। वो हमारे टीचर है ना, इसीलिए हम उनसे मदद मांगने गए थे। ये मसला मैडम,
निसार की बहन को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपने हेल्प नहीं की तो उसका भी वही हाल होगा जो रायसा का हुआ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है और मैंने किसी की जिम्मेदारियां नहीं ली है। देखो, आई एम वेरी बिजी, तुम लोग जाओ यहाँ से। पर मैम मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट आउट। निसार तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? यस सर, आई एक्सेप्ट कि मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा इन सब से क्या लेना देना है। तो तुम्हारे होमवर्क गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना, बराबर? हाँ सर, हाँ, हमारी गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना। सर, जब रात को वो कुल्फी बेचकर अपने घर जा रहा था तो हमने उसका रास्ता रोका और उसे लातों घूसों झुंड से बहुत पीटा। सर, हम सबको यही लगता था कि जितने भी बड़े लोग हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए सना मैम ने हम सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक गैंग बनाई, होमवर्क गैंग। बस अब बहुत हुआ। अरे इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारी जिंदगी कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे आके कोई खेल जाए। और ये लड़का कौन है? मैम, ये मेरा दोस्त है शाहिद, इसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है आपका। क्यों, है ना? क्यों मदद करेगा ना हमारी? अरे बोहल करेगा ना। देखा सना मैम, क्यों ना हम अपनी गैंग का नाम होमवर्क गैंग रखें? हाँ, होमवर्क गैंग। और आपका नाम बुलेट। बुलेट, ठीक है। क्योंकि आप जो भी बात कहना चाहती है वो इंसान को सीधा बुलेट की तरह लगनी चाहिए, उसे ऐसी बात समझ आए तो फिर दोबारा वो ऐसी गलती कभी ना करे, है ना? हाँ। ठीक है, मेरा नाम बुलेट और हमारी गैंग का नाम होमवर्क। ऐसा है तो दो हाथ। चलो अब अपन अपना काम बांट लेते हैं। निसार, तेरा काम है सब पर नजर रखना और इन्फॉर्मेशन लेकर, और जावेद तेरा काम है वो सारा सामान इकट्ठा करना जो भी मिशन में यूज होगा, ठीक है? और शाहिद तेरा काम है मिशन की प्लानिंग करना, नक्शे बनाना, ठीक है? और इसीलिए तुम्हारा अगला निशाना तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस बनी। हाँ। अब ये बताओ कि शाहिद ने तुम्हारा गैंग क्यों ज्वाइन किया? सर, वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो सना मैम से प्यार करता था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और तुम्हारी वजह क्या थी गैंग ज्वाइन करने की? मैं अपने बाप से नफरत करता था। हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ गलत बुढ़ी लेके आया, कमाल कर क्या? कहीं ना कहीं मुझे अपना गुस्सा निकालना ही था, इसीलिए सोचा कि इसी बहाने लोगों को सही रास्ते पे ले आऊंगा। जावेद और निसार के बयान से ये साफ था कि इस गैंग का निर्माण सना द्वारा किया गया था, लेकिन जावेद, निसार और शाहिद को ट्यूशन क्लासेस देने वाली सना इन बच्चों को ये बदले का पाठ क्यों पढ़ा रही थी? फहीम, शमीमा और शादाब ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन सना भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस कदर बरगलाया गया था कि वो सना के इशारे पर हिंसा करने पर उतारू हो गए थे। क्या बुलेट गैंग बनाने के पीछे सना का कोई और मकसद भी था? आपकी बेटी सना कहाँ है? वो बाजार गई है साहब, लेकिन अभी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आई क्यों नहीं अब तक? अल्लाह करे सब खैरियत से हो। अगर आपकी बेटी अब तक घर नहीं आई तो आपने उसे फोन करके पूछा नहीं कि अब तक वो कहाँ है? किया था साहब, और उसका फोन बंद आ रहा है। जैसे वो आए हमें इन्फॉर्म करो। ये ऐसा तो नहीं कि सना इसलिए भाग गई है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम लोग उससे पहुंचने वाले हैं। तो सना के घर के आसपास पूछताछ की, सभी का कहना है कि वो सीधी सारी और अच्छी लड़की है, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन बच्चों की बात माने तो सना ही बुलेट थी, उसने गैंग ही बच्चों के लिए शुरू की थी। तो फिर बशर को किसने मारा? पहले तो सिर्फ बड़े लोगों पर हमले होते थे, अब बच्चे भी टारगेट होने लगे। शिंदे, इस सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये पता? जी सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर। बशर की बॉडी पे जो सॉइल सैंपल्स मिले थे उसकी एनालिसिस रिपोर्ट आ गई। वो मट्टी अक्सा गांव की है। शिंदे, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है।
हो सकता है कि बच्चों को फहीम और शमीमा ने गायब किया हो। लेकिन सर वो दोनों तो जेल में। लेकिन जेल में रहकर वो किसी और से भी तो ये काम करवा सकते हैं। सर सना की लास्ट लोकेशन पता चल गई, मलाड क्लिनिक के पास। सर मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। आसपास कहीं मर्डर वेपन मिलता है क्या? देखो सर ये तो एक ट्यूशन टीचर थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। बाप कांच की फैक्ट्री में काम करता है, भाई को हाथ नहीं। सर ऐसी लड़की को कोई क्यों मारेगा? हो सकता है इस केस से जुड़ा कोई तो राज सना के पास था, और कोई तो है जो नहीं चाहता था कि सना वो राज हम तक पहुंचाए। ऐसा कौन हो सकता है? वो जो कोई भी है बहुत ही जल्द हमारे गिरफ्त में होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर जिसे अब तक बुलेट गैंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, अब उसकी भी हत्या हो चुकी थी। और ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सना के अलावा कोई और भी है जिसकी बुलेट गैंग को बनाने में भागीदारी थी? आखिर ऐसा कौन था जिसने सना की हत्या की थी? बशर तुम्हारे गैंग का मेंबर था ना? हाँ सर, वो ना चाहते हुए भी हमारी गैंग का मेंबर बन गया था। शाहिद उसका बहुत ख्याल रखता था, और वो भी बशर भी हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था सर। धीरे धीरे वो हमारी मदद करने लग गया था, हमारा हिस्सा बन गया था सर वो। और फिर अचानक एक दिन हमारी गैंग में दरार पड़ गई जब जावेद के अब्बू मेरी बहन सानिया से निकाह करने वाले थे। सब पता चल गया है मुझे जावेद, तेरा अब्बू मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं ना। ये सब कुछ गलत है, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। देख निसार, एक लफ्ज भी मेरे अब्बू के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख जावेद, सना मैम ने क्या कहा था? हमारी गैंग का उसूल ये है, अगर कोई बड़ा गलती करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और जो मेरी बहन के साथ हो रहा है ना, सब गलत है। लेकिन मैं अपने अब्बू के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तेरा अब्बू गलत है। नहीं यार, क्या है, पागलों की तरह लड़ रहे हो? एक बार बोला ना, रूल सबके लिए सेम है, मतलब सेम है। लेकिन वो मेरे अब्बू है और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से ठंडे दिमाग से सुन। जब हमारी गैंग बनी थी तो ये भी रूल बना था, चाहे वो कोई अपना भी हो उसके लिए सेम रूल होंगे। एंड रूल्स आर रूल। पर वो मेरे अब्बू है और मेरे रहते उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम लोग? वो जावेद हम लोगों के इसलिए खिलाफ था क्योंकि वो डरता था अगर उसके अब्बू को कुछ हो गया तो उसका और उसकी अम्मी का क्या होगा। तुम लोगों ने शादाब को क्यों मारा? नहीं सर, हमने उन्हें नहीं मारा। जब हम उन्हें पीट रहे थे तो बशर ने हमें सीटी देकर इशारा किया कि जावेद आ रहा है, और हम वहाँ से भाग निकले। हमें डर था कि कल उसने अपनी अम्मी या फिर किसी और को ना बता दिया हो, कहीं हम पकड़े ना जाए, इसलिए हम वहाँ से भाग गए सर। अच्छा, नाफिया ने हमसे झूठ क्यों कहा कि जावेद उसके साथ था? शादाब का जब मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैंने बताया ना सब। तुम चुप बैठो। तुमने हमसे झूठ कहा था कि जावेद तुम्हारे साथ था। अब जावेद हमें बताएगा। बताओ कहाँ थे तुम? सर, मैंने मार दिया उसको। और सर कर भी क्या सकता था मैं? अब्बू अब्बू अब्बू। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए एक नोट पे कुछ लिख दिया और वहां से भाग गया। और तुम्हें ये सब पहले से ही पता था ना? जावेद ने मुझे आकर सब बता दिया था। मैंने अब्बू को मार दिया। ये क्या बोल रहा है तू पागल की तरह? मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी। लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने सामने अपने बच्चे को जेल में जाते हुए नहीं देख सकती थी। शाहिद कहाँ है? और सना और बशर को क्यों मारा?
सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हारी बेटी ने बच्चों को इकट्ठा करके गैंग तैयार किया, लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि मर्डर भी किया। मुझे ख्यालो गुमान में अंदाजा नहीं है कि सना भी ऐसा कर सकती है। साहब आपको कोई गलत फहमी है साहब। अब आप यकीन मानिए साहब, सना ऐसा कर ही नहीं सकती है। शादाब का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जावेद और निसार को नहीं पता कि शाहिद कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बशर और सना को किसने मारा। जावेद को शादाब मर्डर केस में अरेस्ट करो और जुवेनाइल कस्टडी में भेज दो, और वो नाफिया उसे भी अरेस्ट करो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने रुकावट डाली। सर सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका मर्डर एक लोहे की धारदार हथियार के साथ किया गया है। मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक। बशर का मर्डर गला काट के किया गया है, तो सना को धारदार हथियार से मारा गया है। ये दोनों मर्डर्स बहुत ही बेरहमी से किए गए हैं। हो ना हो, इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। बस हमें ये पता लगाना है कि वो कनेक्शन क्या है। सर हमें ये भी नहीं पता कि शाहिद कहाँ है, किस हाल में। हो सकता है इन दोनों मर्डर्स में शाहिद का हाथ। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमें दूसरे एंगल से करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी हुई वर्कर्स की लिस्ट है जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। सर ये नाम देखिए, रहमान, ये वहां काम करता है। बशर के धड़ पे जो मिट्टी मिली है वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट की जहां पर तुम काम करते हो। इसका मतलब बशर का मर्डर तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है। साहब मैं तो कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा बेटा वहाँ काम किया करता है। लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर पे तुम्हारा साइन। साहब वो मेरे बेटे का एक हाथ नहीं है ना, इसलिए उसकी जगह मैं दस्तखत किया करता था। साहब हम गरीब लोग हैं, अब इस महंगाई के ज़माने में अगर मिलजुल कर सब लोग काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसीलिए हबीब ने दोबारा काम करना शुरू किया, लेकिन हमने ये बात सना को छुपा कर रखी थी, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल जाती तो वो अपने भाई को काम नहीं करने देती। इसीलिए हबीब सना से छुपा कर काम करने के लिए जाया करता था। तुम्हारे बेटे का तो एक हाथ नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या काम करता था? वहाँ उसके ही हिसाब का काम दिया जाता था साहब। हबीब तो अपाइज था, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या काम करता था? सर सच बताऊं तो बड़ा दुख होता था उसे काम करता हुआ देखकर। उसके पिताजी आए थे हमारे पास कि बच्चे को काम पे रख लो, अपाहिज है लेकिन काम करना चाहता है, पैसे सबको चाहिए, तो हल्का फुल्का काम हम उससे ले लेते थे। हबीब? हाँ साहब, हम कुछ दिन पहले देखा था हबीब को, एक ही हाथ से जमीन में खड्डा खोद रहा था। हमें लगा ये कुछ अजीब सी बात है, फिर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि शायद वो ये दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं। कहाँ खोद रहा था गड्ढा? सर वो पेड़ के पास। बशर? हबीब से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? क्या पता कहीं गया होगा इधर उधर। उसका नंबर दीजिए। नंबर लो। क्या हबीब के गायब होने की वजह यह थी कि सना और बशर के खून में उसी का हाथ था, या फिर यह कहानी कुछ और ही थी? पुलिस के लिए केस दिन ब दिन एक उलझन बनता जा रहा था। तो रॉबरी केस की अगली सुनवाई कब है? 28 तारीख। सर हबीब की फोन डिटेल आ गई है। उसका फोन अभी चालू है, इसी धारावाली गांव में है। सर उसका फोन अभी भी चालू है, मतलब उसे इस बात की भनक नहीं है कि हम उसके नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में? जी हाँ सर। सर एक नंबर ये है जिसके रेगुलर कांटेक्ट में था, और सर इसका नाम है सुरेश और ये तांत्रिक है। शिंदे, इस तांत्रिक को तुम संभाल, हबीब की खबर मैं लेता हूँ।
ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। ओम क्रीं 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 ओम ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं। क्या नाटक लगा रखा है? मैं मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। बकवास बंद करो। हबीब का है? मैं किसी हबीब को नहीं जानता। देखो इतना तो हमें पक्का पता है तुम हबीब से मिलते थे। बताओ हबीब कहाँ है? मैं जब हबीब को जानता नहीं तो कहां से मिलूंगा? अगर हबीब को जानते नहीं हो तो दिन में 10-10 बार फोन पे क्यों बात करते? साहब मेरे पास कोई फोन ही नहीं है। फोन नहीं है ना। अशोक ओम क्रीं क्रीं ओम ओम ह्रीं ह्रीं ठम ठम दक्षिणे कालके नमः स्वाहा। बकवास बंद करो। सर ये देखिए। अरे ये किसका फोन है? मैं बताता हूँ। मैं भस्म कर दूंगा। ले चलो इसे। जला डालूंगा। ले चलो। पकड़ो इसे। मुझे मेरी बात बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमें अंदाजा नहीं था इस कांड के पीछे तू होगा। ले चलो इसे। शाहिद 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 बैठ। शिंदे फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। अरे मेरा क्या कसूर था जो उस पटाखे की फैक्ट्री के ब्लास्ट में मेरा हाथ उड़ गया? मुझे अंदर अंदर घुटन होती थी। मैं सोचता था कि आम जिंदगी क्यों नहीं जी सकता हूं। मैं जानता था कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। मुझे इस बात का अंदाजा था। हाथ ना होने की वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता था, मुझे कोई काम पे नहीं रखता था और मुझे नफरत होने लगी थी अपने आप से। फिर एक दिन वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर मनोज, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारे लायक कुछ काम है। काम करेगा? जी करूंगा ना साहब। पैसे वैसे कमाने हैं? कमाने हैं साहब। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। तो ये जो बिल्डिंग देख रहा है ना, ये सारी बिल्डिंग, इस सारी बिल्डिंग का सेठ यानी कि मालिक वो चाहता है कि यहाँ पे एक बलि दी जाए ताकि यहाँ पर ये जमीन सोना उड़े, पैसे निकले यहाँ से, बरसात हो पैसों की। आई बात समझ में? हाँ। तो तू अगर एक ऐसा बच्चा ले आता जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अकेला हो, अनाथ हो, उस बच्चे की हम बलि यहाँ दे देंगे और उसके बाद पैसों की बरसात होगी, खूब धन वर्षा होगी, तेरी जेब पैसों से भर जाएगी। समझ रहा है ना? करेगा ना? करूंगा सर। आज से धंधे पे लग जा और जैसे ही तुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, मुझे दिला कर और हम उसकी बलि देंगे। उसके बाद तेरी जेब नोटों से भर जाएगी। ठीक है चलेगा। पैसों के लालच में मैंने हाँ कर दिया। फिर मेरी नज़र बशर पे पड़ी। मैंने देखा कि बशर के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है और बशर का आना जाना शाहिद के घर पे बहुत ज़्यादा था। मुझे ये भी पता चला कि शाहिद मेरी बहन को बहुत चाहता है, उसका दीवाना है, उसको प्यार करता है। जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन ये क्वीन और ये पूरी दुनिया दोनों ना मेरी मुट्ठी में होगी। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ प्लान बनाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन ही बुलेट है। बुलेट, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बशर बहुत घबराया हुआ है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है और पुलिस को भी इस पे शक है और अगर ये पकड़ा गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम ही बताओ बशर क्या करें? मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है। सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने मना किया था ना इसको गैंग में मत लो, फिर भी तुमने लिया। अब देखना पुलिस को जब पता चलेगा तो हम सब फंसेंगे। शाहिद सना को बहुत चाहता था और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना शाहिद को सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। उसने मुझसे कहा कि उसे पता है कि सना ही बुलेट है और वो हमारी मदद करना चाहता है। देख भाई शाहिद, मैं जानता हूँ कि तू सना को बहुत चाहता है, तेरी आंखों में दिखता है वो, लेकिन सना तुझे नहीं चाहती है। हाँ मेरे पास एक तरीका है, अगर तू मेरे बताए रास्ते पे चलेगा तो सब कुछ तेरे हाथ में हो जाएगा। सना भी तुझसे मोहब्बत करेगी। बोल करेगा? उसने मुझे बताया कि उसे प्लान के लिए बशर की ज़रूरत है और मैंने बशर को उसके साथ जाने के लिए मना लिया। तो घबरा मत, मुझ पर यकीन है ना? तो जिस तरह मुझ पर यकीन है
इन पे भी कर। हम दोनों का मकसद एक ही है, जा इनके साथ। मुझे नहीं पता था कि हबीब बशर की बलि चढ़ा देगा तांत्रिक के हाथों। हाँ हाँ, आधी रात को हबीब उस बच्चे को लेकर मेरे पास आया था और मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की जगह उसकी नींव में उसका सर दफन कर दी और उसका शरीर किसी दूसरी जगह फिकवा दिया। जब बशर की लाश बरामद हुई और ये बात शाहिद को पता चली तो वो डर गया, भाग निकला। हमने शाहिद को बहुत खोजा, वो नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने और सुरेश ने उसे पकड़ लिया। कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी बहन ने जिस वजह से गैंग शुरू की थी उसकी पहली वजह तुम थे, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो, इसलिए उसने बच्चों का साथ दिया था और तुमने उसे ही मार डाला। क्यों मारा अपनी बहन को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। साहब मेरा यकीन करिए साहब, मैंने नहीं मारा है सना को। तू ऐसे नहीं मुझे जादव, इसे अच्छे से पूछताछ कर। साहब मेरी बात मानो साहब, मैंने उसे नहीं मारा है साहब। पुलिस की सख्त पूछताछ के बावजूद भी हबीब अपने बयान पर कायम रहा। अगर हबीब ने सना का मर्डर नहीं किया था तो फिर किसने की थी सना की हत्या और क्यों? और बुलेट गैंग का क्या राज था? ये हबीब मुंह नहीं खोल रहे। हबीब को इतना तोड़ा, उसका एक ही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर और सुपरवाइजर भी कस्टडी में है। उनका भी यही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो फिर सना को मारा किसने? सर, ये सना मर्डर केस तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। शिंदे, सना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सना का मर्डर किसी धारदार हथियार से किया गया था जिसको 2 ब्लेड्स थे। 2 ब्लेड्स? ऐसा कौन सा हथियार हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि 2 ब्लेड्स। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। संभाल के बेटा, संभाल के। अम्मी आराम। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अपने बच्चे का भविष्य बनाने हम यहाँ आए थे और इस जगह ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। संभाल के बेटा। इंस्पेक्टर साहब, शाहिद, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो किया वो गलत था। बशर के मर्डर केस में तुम भी इन्वॉल्व, इसलिए जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाने के लिए हम लोग आए हैं। अशोक, अम्मी बचाओ। अम्मी बचाओ। कुछ बातें तुमसे भी पूछनी है, ले चलो इसे। साहब लेकिन सुनिए तो साहब। हाँ, मैंने ही जान ली थी सना की, मार दिया था उसे। मैंने मेरे बच्चे के शाहिद के गद्दे के नीचे से वो उल्टे सीधे लव लेटर्स देखे थे। बर्बाद कर दी मेरे बेटे की जिंदगी, उसने गुमराह करके रखा था उसे। मैंने ही गुस्से में आकर वो पेपर फाड़ दिए थे। मैंने वो नक्शे भी देख लिए थे और मुझे पता था कि सना ही बुलेट है। फिर मैंने उसे खाड़ी के पास बुलाया था मिलने के लिए। मेरा शाहिद कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुझे नहीं पता? मुझे पता है कि तूने ही मेरे बेटे को इन झंझटों में फंसाया है। बता मेरा शाहिद कहाँ है? मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता। देख, मुझे सब पता है और मैं उसकी माँ हूँ और मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है। मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा आपका बेटा कहाँ है? देख, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं इनको पढ़ाती हूँ, ये नहीं देखती कि वो कहाँ है। मुझे पता है ना, तू टीचर है और क्या सिखाती है उसको। मैंने ऐसे मार दिया, मारना ही चाहिए था उसे। मैं मारना नहीं चाहती थी उसे, लेकिन वो मर गई मेरे हाथों से। मेरे बेटे की
जिंदगी बर्बाद की। साहब, मैं मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उसे मरना ही चाहिए था, मरना ही चाहिए था, उसे मरना ही चाहिए था। ज़ीनत, अपराधियों को सजा देना कानून का काम है। माना कि तुमने ये सब अपने बेटे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया, लेकिन जब तुम्हें वो लेटर्स और नक्शे मिले थे तब तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया। तुम्हारा बेटा कुछ सालों के बाद जुवेनाइल कस्टडी से छूट जाएगा, लेकिन तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। मेरा बच्चा। सर कुछ भी हो, मुझे इन बच्चों की हालत पे तरस आ रहा है। बेचारे हालात का शिकार बन गए। शिंदे, इन बच्चों की सोच अच्छी थी पर अंजाम देने का तरीका गलत था। काश उन्होंने पुलिस पे भरोसा किया होता तो उनका ये हश्र नहीं होता। माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। कहते हैं कि गलत को सही करने के लिए भी सही मार्गदर्शन और सही साथ की जरूरत होती है, वरना कब गलत को सही करते करते हम खुद गलत की राह पर चल पड़ते हैं ये पता ही नहीं चलता, और न जाने कब ये रास्ते बर्बादी की तरफ मुड़ जाते हैं। बच्चों के उठाए गलत कदम से कितनी जानें चली गई, 3 परिवार बर्बाद हो गए। सही करने की नीयत तो थी लेकिन रास्ता गलत चुना गया था, इसलिए सिर्फ बर्बादी सामने आई। बदले की भावना इंसान के अंदर बने घावों को कभी सूखने नहीं देती, और एक दिन ये नासूर लावा बनकर फट पड़ता है और अपने साथ साथ बहुत कुछ जलाकर राख कर देता है। गलत तरीके से किया जाने वाला सही काम भी हमेशा खुशी नहीं देता है, और इससे होने वाला नुकसान भी किसी पैमाइश में नहीं आता। याद रखिए, हमारा दिमाग एक भट्टी की तरह से है जो हर समय अपने विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही काम के लिए करना चाहते हैं या फिर गलत काम के लिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हर तरफ तरक्की की बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारा रहन सहन सब बदल गया है, लेकिन आज भी एक चीज है जो नहीं बदली है, और वो है हमारी सोच। वो पूरी तरह से जकड़ी हुई है। आज भी हमारे देश में छूत अछूत को माना जाता है, अमीर और गरीब के बीच में फर्क किया जाता है। आज भी गरीब घर के बच्चों की आंखों में पलते सपनों को दबाया जाता है। बाबू जी, हम जब अफसर बन जाएंगे ना तो आपको हाथ गाड़ी खींचने की कोई जरूरत नहीं होगी। और हम अपनी बिटिया के साथ गाड़ी में ऐसे बैठ के जाएंगे। अरे छोड़, तू जा पढ़ाई कर जा। अरे पढ़ भी लूंगी तो मुझे। अरे दो माँ, देखना तुम, जब मैं अफसर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें ना ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पता है, अफसर को ना एक बहुत बड़ा घर मिलता है जिसमें 24 घंटे पानी आता है, फिर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर जल्दी से अफसर बन जा। पक्का। तुम रोज मुझे साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाते हो ना, देखना एक दिन ना मैं तुम्हें बड़ी वाली गाड़ी दिलाऊंगी, फिर साइकिल का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? तुम सुन रहे हो? अनु तू कर सकती है, जल्दी कर। हाँ पापा, तो चुप रहेगी तब खेलूंगी ना। ये कोमल भी ना कह रही थी अभी आ जाएगी खेलने, अभी तक नहीं आई। छोड़ ना, आ जाएगी, पढ़ाकू है। कोमल, 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 शंभू काका, शंभू काका। हाँ, क्या हुआ? वो कोमल दीदी जल गई। कहा? इसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह से जल चुकी है ये। वैसे हमने पुलिस को खबर कर दी। डॉक्टर साहब, भगवान के वास्ते अपनी बच्ची को बचा लीजिए। कोमल, कोमल, बाबा जी, कोमल, कोमल।
बाबूजी जब मैं घर गया तो कोमल आग से झुलस रही थी, पूरे इसके पत्थर आग लगे हुए थे बाबूजी, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ बाबूजी। झूठ बोल रहा है ये, इसी ने जलाया इसे। नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी कोमल को कैसे जला सकता बाबूजी? मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो पुलिस स्टेशन में ही पता चलेगा। माता पिता के लिए उनके बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। बच्चे ना सिर्फ उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बल्कि उनके जीवन की उम्मीद भी होते हैं। शंभू और शांति ने भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की थी, लेकिन एक ही पल में उनकी दुनिया बदल गई। एक तरफ उनकी बेटी कोमल की जिंदगी अधर में लटकी हुई थी और दूसरी तरफ उनके बेटे किशन पर उन्हीं की बेटी की हत्या करने की कोशिश का इल्जाम लगा था। बोल क्यों जला तूने? नहीं साहब, मैंने अपनी बहन को नहीं चलाया। फिर झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैं तो अपनी बहन को बचा रहा था। बचा रहा था? वहां सबने देखा है तुझे उसे जलाते हुए। बोल बोल क्यों जलाया तूने उसे? मालिक, हमरे बेटे ने कछु नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए मालिक, आपकी बड़ी कृपा होगी। तुमको क्या लगता है कि सरकार हमको कृपा करने का पैसा देती है, काम करने का देती है? वैसे कौन सा गुल खिलाया था तुम्हारी बेटी कोमल ने तो तुम्हारे लड़के का दिमाग घूम गया? पापा पता नहीं कोमल दिन भर क्या करती रहती थी। मेरा मतलब कि मेरे क्लास में पढ़ती थी, लेकिन दिन भर अपने भाई से डांट सुनती रहती थी। कोमल, इधर आ। क्या चल रहा है ये? हाँ, अगर ऐसा ही चला ना तो तेरा पढ़ाई लिखाई बंद करवा के तुझे घर में बैठा दूंगा। पता नहीं पापा क्या चल रहा था कोमल का। देखिए, बार बार बदलने के लिए हमारे पास अस्पताल में और चादरें नहीं हैं। ये सरकारी अस्पताल है। ऐसा करिए, आप लोग अपनी चादरें और ले आइए, ठीक है? चूल्हा में खाना कहाँ पका रही हूँ माँ? स्टोव को क्या हुआ? कितना धुआं कर रहा है? तुम्हें कहे थे घासलेट लाने के लिए, लाए क्या? कोई बात नहीं, वो हम बनिए के पास से उधारी से ही पूरा घासलेट का डिब्बा ला के रख देंगे। और इतने धुआं में हमारी कोमल बिटिया पड़ेगी कैसे? देख हम तेरे लिए क्या लाए। बाबूजी, मोबाइल। बाबूजी, इसके लिए मोबाइल लेकर आए हो? अरे पुराना है, 500 में मिल गया तो ले लिए। और हमारी कोमल बिटिया को अपनी पढ़ाई के लिए दोस्तों से बात करने का जरूरत रहता है ना। बाबूजी, आप ना इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबूजी हो। ओहो, अपना बेटा को बचाने के लिए सबूत मिटा रहा है। नहीं साहब, वो मेरी बिटिया। जाओ देखो अंदर काका रखे हैं, ये अभी सब पता चल जाए। वो साथ मेरी बिटिया ये मिला है।
पीछे का छुपा रहा है? कुछ नहीं साहब। आप इधर कुछ नहीं साहब। अब वो मेरी बिटिया का फोन है साहब। ओहो, अरे इन्वेस्टिगेशन के लिए मोबाइल तो लगेगा ना। उसका किताब काहे बचा के रखे हो? तुम लोगों ने उसे तो जला दिया, इनको भी जला दिए होते। ये काम हम कर देते हैं। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। हो, तो तेरी बेटी यहीं जली थी ना, तो उसकी किताब को भी यहीं जला देते हैं। साहब मत कीजिए ऐसा, मेरी बेटी की किताब है वो। साहब मत कीजिए ऐसा साहब। साहब मत कीजिए साहब। ओहो, तो तेरी बहन जीन्स पहनती थी? भाई वाह, जीन्स, लिपस्टिक, मोबाइल फोन, कौन से बॉयफ्रेंड के लिए बन ठन रही थी वो भाई? तेरा तो जी जलता होगा ना, इसीलिए तूने उसे मारने की कोशिश किया। साहब, कोमल हमारी छोटी बहन है, भला हम उसे क्यों मारेंगे? चाहिए ले जा, खेल। लिख कि तूने जलन में अपनी बहन को जला के मारने का कोशिश किया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप हमें जानकर फंसा रहे हो साहब। अरे शंभू, हम कैसे तुम्हारे बेटे को बचाएंगे? और किशन भी ना, जब उसे कोमल का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था तो स्कूल बंद करवा देता है। क्या जरूरत थी अपनी बहन को जलाने की? नहीं राधे भैया, किशन ने कोमल को नहीं जलाया, रहम कीजिए। देख भाई, हम तुम्हारा इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुम्हारी बेटी बहुत बड़बोली थी। वो पैसे वाले हैं तो क्या गाड़ी चला देंगे हमारे ऊपर और हम ऐसे चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे? नहीं, उनको तो मुआवजा देना ही पड़ेगा, वरना हम उनके घर जला देंगे। अरे काका, ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो ये लोग वैसे ही भड़के हैं, ऊपर से आप आदमी घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए ना, और ये लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों काका, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिटिया, क्लास ले जाओ। एक बिटिया है जो अस्पताल में है और बेटा हवालात में। कुछ कीजिए राधे भैया, हमारे ऊपर तो चारों तरफ से भगवान की मार पड़ी है। शंभू, अरे बुढ़े नहीं हो गए हो, अभी भी जवान हो, एक दो बच्चे और पैदा कर लो। शंभू अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं उसका और शांति का दिल ये जानता था कि उनकी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती। वो तो यही मानते थे कि लाख मतभेदों के बावजूद किशन अपनी बहन कोमल पर जान लौटाता था। पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। शंभू और शांति हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे इस दुआ के साथ कि उनके दोनों बच्चे बच जाएं। पापा, हमसे गलती हो गई। क्या हुआ? वो कोमल का फोन गुम गया हमसे। अरे छोड़ो ना, अरे तुम्हारे पास तुम्हारा वो बड़ा वाला फोन है ना? हाँ। बस। अम्मा, बाबूजी, हम यहाँ से ले चलो। अब करते बेटा। नहीं तो इधर होगा, मार डालेगा बाबूजी हमें। ना, मुझे ले चलो यहाँ से बाबूजी, हमें यहाँ से ले चलो बाबूजी। ये बचाएंगे तुझे, ये चुपचाप से दस्तखत कर दे, बोल रहा हूँ अभी भी। दरोगा साहब, हमने कहाँ बिगाड़ा है? अरे चुप, अब से बोल रहे हैं, जिसने जो किया है तब बाद में पता चलेगा। पहले अपने लोंडे से बोलो कि दस्तखत कर दे, वरना तुम सबको अंदर कर देंगे हम। साहब हमारे लड़के को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया साहब। साहब ये चादर धो लेना, अस्पताल का सफाई वाला छुट्टी पर है। लो, ये हमें दे दो। नहीं नहीं, हम धो लेंगे।
तुमको बुखार है, लाओ हम कर देते हैं। हमने कहा ना हम एकदम ठीक है। आप यहाँ कोमल के पास रुकिए, हम धोके लाते हैं। बाबूजी, आपके हाथ को क्या हुआ? आप रुकिए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। अरे रुक 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 रुक, मैं हल्दी लगा लूंगा। ये ले तेरी कॉपी किताबें, पकड़ पकड़ पकड़। बाबूजी, ये क्या है? आप 20 रुपए के लिए दवा लगाने को तैयार नहीं हो, और इसके लिए इतनी महंगी महंगी कॉपी। अरे बाप हूँ तुम लोगों का, अगर तुम लोगों को खुशियां ना दे सकूं तो मेरे होने का क्या फायदा। जैसे तेरे चक्कर में अस्पताल में तेरी बहन सड़ रही है ना, वैसे तेरा हाथ भी सड़ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप से दस्तखत करते हैं। आप मुझ पे झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? आखिर मुझसे क्या गलती होगी? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? तूने नहीं, तेरी बहन ने। ये क्या है? मैम, ये कोमल का, मैंने इसे खुद देखा मैम फेंकते हुए। नहीं मैम, ये चिट मैंने नहीं फेंका है, और मुझे तो पता भी नहीं इस चिट में लिखा क्या है। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे उन सबके आंसर याद हैं। मुझे इस चिट की कोई जरूरत नहीं है। आप कहे तो मैं सुना भी सकती हूँ मैम। दरोगा साहब, हर साल हम आपके बेटे को पास करते हुए सिर्फ आपकी वजह से, आपके नाम की वजह से, लेकिन इस साल ये बोर्ड का मामला है, हमारा स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। वैसे शर्म आनी चाहिए आपके बेटे को। कोमल को देखिए, एक गरीब मजदूर की बेटी होते हुए भी वो अपने पढ़ाई को कितना महत्व देती है, और आपका बेटा बड़ी मुश्किल से पास होता है, और वो भी कैसे होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तेरी बहन की वजह से इस बार मेरा बेटा 10वीं के इम्तिहान में नहीं बैठ पाया। इतना पैरवी किए थे, इतना पैसा खिलाए थे, हर विषय में 90% की गारंटी थी, लेकिन सब डूब गया। और इस सब तेरी बहन की वजह से। हम ठाकुर हैं, हमको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है। अब हम तुमसे दस्तखत करने को नहीं कहेंगे, अब हम तुम सबको जान से मार डालेंगे। किशन, तुझे छोड़ दिया? टूटा नहीं है ये, जेल से भागा है। भाई हम तो सरकार को यही बताएंगे। ए कार्तिक। जी पापा। असली इनकाउंटर देखोगे का? जी पापा। ए, रखो कट्टा। साहब, यहाँ कट्टा है। अरे तू कट्टा रखा है? हाँ? अरे सिर्फ कट्टा रखने से क्या होगा? गोली भी तो चलना चाहिए ना। जो गोली खाएगा उसको डबल प्रमोशन। साहब, अरे पुलिस वाले को गोली मार दिया। अब बदले में हम क्या करेंगे? बदले में हम इसको। वाह, बहुत खूब। हम यही देखना चाहते थे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पुलिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है। तुम्हारे जैसे गद्दार अफसरों की वजह से पब्लिक पुलिस से मदद लेने में कतराती है। बहुत गलत किया है तुमने। तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि फेक इनकाउंटर और अपने सहकर्मी पे गोली चलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साहब, मेरा बच्चा बेकसूर है साहब। तुम निश्चिंत रहो शंभू, अगर तुम्हारा बच्चा बेकसूर है तो वो बहुत जल्द घर जाएगा। आज से आप ये केस हैंडल करेंगे और विक्रम को गिरफ्तार कीजिए, और इसके साथ जितने कांस्टेबल मिले हैं सबको अरेस्ट कीजिए। सब पे कार्रवाई होगी, और इस केस की सारी रिपोर्टिंग आप डायरेक्ट मुझे करेंगे। राइट सर। गिरफ्तार कीजिए। सर,
क्राइम वाले जगह पर जितने भी सबूत थे सबसे छेड़छाड़ किया गया है। जिस डब्बे से तेल छिड़कर कोमल को जलाया गया उस डब्बे को भी सब इंस्पेक्टर विक्रम ने जला दिया, वरना हमें उस डब्बे से फिंगरप्रिंट्स मिल जाता। सर कोमल का मोबाइल भी चोरी हो गया है और हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि किशन ने ही अपनी बहन को जलाया है। शंभू के पड़ोसी से बातचीत करते हैं, उनमें से किसी न किसी ने तो कुछ जरूर देखा होगा। जी सर। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौधरी, क्योंकि विक्रम सिंह ने जो किया है ना उसकी वजह से कोई आसानी से सामने नहीं आएगा बयान देने के लिए। दिन के उजाले में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी ने नहीं देखा हो। आपके पड़ोस में एक बच्ची जलकर मरी है, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, किसी ने तो सुना होगा कुछ। आप लोग बोलते क्यों नहीं? भगवान के लिए बता दीजिए साहब को, कोमल आप सबकी भी बच्ची है, वहां उसका जीवन अधर में लटका हुआ है, कम से कम मेरे बच्चे को तो बचा लो। तुम बता दो साहब को कि मेरे किशन ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। अरे साहब, हमने ना तो इनके बेटे को जलाते देखा है ना तो बचाते देखा है, हमें इन सब मामले में नहीं पड़ना है। डॉक्टर साहब, कोमल की क्या कंडीशन है? क्या मुझसे कुछ पूछताछ कर सकते हैं? देखिए कंडीशन तो बहुत खराब है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स बुरी तरीके से जले हुए हैं। फिर भी आप कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। बेटा, मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे, ये दुर्घटना कैसे हुई? कोई हादसा हुआ था क्या? आप किरासन तेल से क्या कर रहे थे? कोमल, क्या आपने खुद को जलाने की कोशिश की थी? किसी और ने जलाया? कौन था वो? नाम बताओ उसका। बोलो बोलो बोलो। एक बार फिर कोशिश करो। देखिए सर, हमें नहीं लगता है कि अभी ये कुछ बता पाएंगे। सर हम गए थे कोमल से मिलने के लिए। उस लड़की कोमल से कुछ बयान लिया? हाँ सर, उसे ये तो बताया कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाम नहीं बता पाई सर। वोकल कॉर्ड पूरा जल चुका है। देखिए, आरोपी विक्रम सिंह चूंकि अपने डिपार्टमेंट से, इसलिए इस केस को गंभीरता से लेना होगा। ओके सर। सर, ये बच्ची आपसे बात करना चाहती है। क्या नाम है बेटा? अनु। बैठो। देखो, डरो मत, जो बोलना चाहती है बोलो। कोमल को किशन भैया ने नहीं जलाया था। सर, दरवाजा बाहर से बंद था, इससे ये बात तो कंफर्म है किसी ने कोमल को जानबूझ के जला के मारने की कोशिश की है। अच्छा बेटा, तुम बता सकती हो किसने किया था ये सब? हमें नहीं पता सर, हम तो बाहर अपनी बाकी सहेलियों के साथ खेल रहे थे। जलने के 1 घंटे पहले कोमल हमसे मिली थी। उसने कहा था कि आधे घंटे में हमारे साथ खेलने आएगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, कोमल का किसी के साथ कोई संबंध? मेरा मतलब है उसका कोई खास दोस्त, लड़का, मतलब समझ रहे हो हम क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, स्कूल में तो वो हमेशा हमारे साथ ही खेलती थी। हाँ, लेकिन हर रोज 2 घंटे के लिए वो कहीं जाती थी। किसी को नहीं पता कि कहाँ जाती थी। हमने उससे कई बार पूछा पर वो हमेशा टाल देती थी। उल्टा हमें सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि वो हमारे साथ ही खेल रही थी। ठीक है बेटा, जाइए। किशन को छोड़ दो। ठीक है सर।
हुआ, घर नहीं जाना है क्या? तुमने मुझे उस कार्तिक के सामने डांटा क्यों? हाँ, सारी गलती उसकी थी, वो बार बार मुझे तंग करता और तुमने। चल बैठ, आ बैठ गई। देख कि जब बाजार में हाथी चलता है ना तो उसके पीछे जानवर भूखने वाले लग ही जाते हैं। मैं हाथी हूँ? नहीं, वो कुत्ता है और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम तो ना मुझे पढ़ाई के लिए बोलो ही मत, खुद तो पढ़ाई छोड़कर बैठे हो। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? काम भी तो करना होता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और वैसे भी तुम तो हो ना हमारे बदले पढ़ने के लिए। और तुम ना बात बात पे लड़ा मत करो हमसे, अरे बड़ा हूँ तुमसे। हाँ, तुम तो बोलो ही मत। बड़े हैं बड़े बनने वाले, बड़े तो तुम्हारे सर की सींग भी हैं। मेरे सिंह है? हाँ तो रुक, तू बताता हूँ। रुक 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 रुक, भागती कहाँ है? मेरे सिंह है? हाँ कोमार। साहब, पता नहीं किसने आपको ये सब कह दिया। उसके जीवन में सिर्फ उसका परिवार है या फिर उसकी पढ़ाई। उसने बहुत से सपने देखे हैं साहब। आप खुद देखिए वो पढ़ाई में कितनी तेज थी। और वो दरोगा साहब इसी बात को लेकर गुस्सा थे कि कोमल पढ़ने में अच्छी है और उनका बेटा एकदम नालायक। अच्छा, कोमल का फोन जो पीएसआई विक्रम सिंह की लापरवाही की वजह से खो गया था, उसका नंबर क्या था? यहाँ लिखा है सर, नोट करो। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, इसको यहीं छोड़ दीजिए। हाँ लीजिए। इसमें 2 हैंडराइटिंग है। अगर एक कोमल की है तो दूसरी किसकी होगी, पता करना होगा। एक काम करो सर, वो जो कोमल का नंबर मिला है ना, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। इस किशन और इसके परिवार को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा। कार्तिक, तुझे जेल जाना है क्या? अबे मुझे कौन जेल भेजेगा? मेरा बाप है, बचा लेगा मुझे। अबे तेरा बाप खुद को जेल जाने से बचा नहीं पाया और तुझे बचाएगा? मार! सर, ये रहा कोमल का कॉल रिकॉर्ड। सर, जिन नंबर से कोमल की बात होती है उनमें ऐसा कुछ खास तो नहीं मिला है सर, लेकिन एक नंबर ऐसा है जिससे अक्सर कोमल की बात होती थी। सर ये देखिए, ये नंबर किसी हरीश सिंह का है। और तो और सर, तकरीबन रोज 2 घंटे तक कोमल के मोबाइल की लोकेशन उसी जगह होती है जहां पर इस हरीश सिंह का घर है। सर, हरीश सिंह के मोबाइल नंबर के एड्रेस से ये बात कंफर्म होती है। मैडम, हम लोग सर से मिलना चाहते थे। बेटा आज तो वो घर पे नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। ओके मैम, थैंक यू। हरीश सिंह यहीं पे रहते हैं क्या? जी। हमें हरीश सिंह जी से बात करनी है, बुलाइए उन्हें। जी अभी तो वो घर पर नहीं है। क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमें एक लड़की कोमल के बारे में पूछताछ करनी है, आगे की ही बस्ती में रहती है। यहाँ आती है क्या पढ़ने? उस बस्ती की लड़की का यहाँ क्या काम? कोमल नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ने नहीं आती। हरीश जी का फोन भी बंद आ रहा है। जब वो घर पे आए तो उनसे कहिएगा थाने में आके मिलना है। जी। चलो तुम। मुझे पूरा यकीन है कि कोमल को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दरोगा है, और मैं उसके किए की सजा मैं उसे जरूर दूंगा। लेकिन वो तो लॉकअप में है, उसका बेटा तो बाहर है ना। बस मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। कौन सी हेल्प? कट्टा चाहिए मुझे कार्तिक को उड़ाने के लिए। सर, हरीश एक टीचर है और प्राइवेट ट्यूशन देता है। सर, कोमल की अक्सर इस हरीश सिंह से बात होती थी और उसके फोन की लोकेशन भी शाम को हरीश के घर के आसपास ही होती थी।
सर हरीश की पत्नी का कहना है कि कोमल नाम की कोई भी लड़की हरीश से पढ़ने नहीं आती थी। वो किसी भी कोमल को नहीं जानती। हो सकता है कि कोमल हरीश से मिलती हो उसी एरिया में, लेकिन किसी और जगह। लेकिन कोमल को किसी से छुप छुप को मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? हरीश से बात हुई? नहीं सर, हरीश बाहर गया है, उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। सर हरीश के घर से ये कॉपी उठा के लाए हैं। ये कॉपी और कोमल की कॉपी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज दो। कोमल की कॉपी में जो दूसरी हैंडराइटिंग मिली है, हमें देखना होगा कहीं हरीश से मैच तो नहीं करती है। और कोमल के स्कूल में पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, कोमल हमारी स्कूल की शान है, वो हर कंपटीशन में फर्स्ट आती है। बहुत बुरा हुआ कोमल के साथ, लेकिन मुझे मालूम है वो हार नहीं मानेगी। शी इज़ अ फाइटर। सर, कोमल तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कार्तिक उसे बार बार परेशान करता था। उसने तो एक बार उस पर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो चीटिंग कर रही है। जब उसका सच टीचर के सामने आया, तब टीचर ने उसे 10वीं की परीक्षा देने से रोकी। तुम्हारी सर की कसम खा के कहते हैं, उस कार्तिक को हम नहीं छोड़ेंगे। किसान! सर कोमल के स्कूल में पता किए हैं, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन सर सबका यह भी कहना है कि कार्तिक और उसका फादर विक्रम, ये दोनों कोमल से बहुत जलते थे सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जलन की वजह से कार्तिक ने कोमल को मार दिया? क्योंकि अगर लोगों के बयान को ध्यान में रखे तो विक्रम सिंह उस दिन फील्ड में था। हेलो, क्या? सब कुछ कर इधर अंदर है घाव देख के लग रहा है चाकू जैसे नुकीले हथियार से मारा है। हाँ सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा। जब मैं कार्तिक को उससे घर मिलने आ रहा था तो मैंने किशन को घर से बाहर भागते देखा। सर मैं कार्तिक के घर के अंदर आया, मैंने देखा कार्तिक की लाश पड़ी है। तब घर में और कौन था? साहब, हम तो मंदिर गए थे, यहाँ आए तो देखा मोहन खड़ा है यहाँ पर। कार्तिक आंखों के सामने जवान बेटा चला गया साहब। चौधरी सर, फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर को बुलाओ, एविडेंस कलेक्ट करो। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। खबरी ने भी यही बताया, किशन ने एक कट्टा मंगवाया था अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर। सर वो कार्तिक को मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन खून तो किसी नुकीले हथियार से हुआ था ना? हाँ सर। अगर किसी ने कट्टा मंगवाया था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और वैसे भी मुझे मोहन की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं है। ये कार्तिक का खास दोस्त है, लेकिन किशन को तो हमें उठाना ही होगा। हम तुम्हें कार्तिक की हत्या के लिए गिरफ्तार करने के लिए आए। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। हमें पता है कि इसने कट्टा मंगवाया था। सच बोलिए, क्या उसे मारना नहीं चाहता था? हाँ साहब, मैं मारने उसे जरूर गया था, लेकिन पता चला कि उसे किसी और ने मार दिया। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ले चल इसे। नहीं साहब, इसकी बहन की हड्डी उखड़ने वाली है साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। शंभू और शांति अपनी बेटी कोमल को खो चुके थे और बेटा हत्या के इल्जाम में बंद था।
बेटी की मौत ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था और बेटे पर भी कानून का फंदा कसता हुआ दिखाई दे रहा था। शंभू और शांति हर पल बस अपनी बेटी के कातिल को सजा और अपने बेटे की रिहाई की कामना कर रहे थे। सर, कोमल का फोन ऑन किया गया था। जब हम फोन किए तो किसी आदमी ने उठाया। हम उसको थाने बुलाए सर। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कोई चोरी नहीं की। हमें फोन वहां जंगल में मिला था जहां भैंस चराने गए थे। बाहर लेके जाओ। सर, यदि हम विक्रम की माने तो विक्रम ने कोमल का ये फोन अपने बेटे कार्तिक को दिया था और कार्तिक के पास से ये फोन चोरी हुआ है। चरवाहे को लेके जाओ जहां मोबाइल मिला था और पूरा इलाका अच्छे तरह से छानबीन करो। साहब, वो रही प्लास्टिक की थैली जिसमें हमें मोबाइल और चाकू मिला था। चाकू? जी साहब, हमने मोबाइल ले लिया और डर के मारे चाकू वहीं पे छोड़ दिया। तुम दोनों आसपास चेक करो। आओ। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर। सर, जंगल से हमें एक चाकू मिला था जो हमने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दिया है। सर, कार्तिक का कॉल रिकॉर्ड भी आ गया है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है सर। लेकिन सर, ये रहे कार्तिक के दोस्त मोहन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी मोबाइल लोकेशन। इसमें एक खास बात है सर। मैंने कुछ नहीं किया, विद्या कसम। हमें वो चाकू मिला है जिससे कार्तिक का खून हुआ है और उस पे मिले हैं तुम्हारे उंगलियों के निशान। और जहां से कोमल का मोबाइल मिला है ना, वहीं मिला है तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा कह दे कि तुमने कुछ नहीं किया। बोल बेटा बोल। अब कुछ भी छुपाने से नहीं चलेगा, सच सच बताओ। मैं कोमल को पसंद करता था, कोमल को नहीं पता। ये बात कार्तिक को पता लग गई। मतलब तूने चुराया था ये फोन मुझे दे दे। क्यों दूं? ये डब्बे से फोन का तू क्या करेगा? हाँ देख, ये फोन कोमल का है। हाँ तो? ओह अच्छा, मतलब तू कोमल से प्यार करता था। लेकिन क्या करे बेटा, तेरे प्यार का तो अब राम नाम सत्य हो गया। लेकिन कुछ भी बोल मोहन, बड़ी मस्त दिखती थी वो। बकवास बंद कर। तो मुझे धक्का देगा? हाँ मुझे धक्का देगा? हाँ खड़ा चल निकल यहाँ से। अगर अगली बार दिखाना तेरा थोपड़ा मोड़ दूंगा। निकाल। तो क्या कार्तिक ने ही कोमल को जलाया था? नहीं, जिस दिन ये कोमल के साथ सब कुछ हुआ, कार्तिक मेरे साथ था। हम मेले में गए थे। अंदर डालो इसे। सर, हरीश के घर से हम जो कॉपी उठाए थे उसकी हैंडराइटिंग और कोमल की कॉपी में जो दूसरी हैंडराइटिंग थी वो दोनों सेम है सर। और ये हैंडराइटिंग हरीश सिंह की है। उसका मतलब कोमल हरीश से पढ़ती थी? यस सर। तो फिर हरीश की पत्नी ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? हरीश आया? हाँ सर, आज सुबह ही आया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर सिद्धांत एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी सिद्धांत कंपनी लिमिटेड। सर क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो पता ही नहीं कोमल के साथ ये सब कुछ हो गया। लेकिन जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आप घर पे नहीं थे और आपकी पत्नी ने कहा था कि कोमल नाम की कोई भी लड़की आपसे पढ़ने नहीं आती और ये किसी कोमल को नहीं जानती। एक मिनट सर, आप यहाँ, तुमने बताया नहीं सर यहाँ पे आए थे? जी मुझे लगा आप बेकार में परेशान हो जाएंगे। चुप बैठो तुम। सर कोमल बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ाई में तो बहुत तेज थी। तो फिर कोमल को सबसे छुपकर आपसे पढ़ने क्यों आना पड़ता था? सर वो तो सजेशन मैंने दिया था। देखिए सर, मेरा क्लास बहुत छोटा है, यहाँ अमीर घर के और बड़ी जाति के बच्चे आते हैं। अगर उनको पता चलता कि कोमल यहीं पढ़ती है और मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो उनके घर वाले उन्हें यहाँ भेजने से मना कर देते। तो मैं कोमल को अलग से अकेले में पढ़ाया करता था, इसकी फ़ी भी नहीं लेता था मैं। सर कोमल एक अच्छी लड़की थी, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, हमने हरीश से बात की है और उसके आस पड़ोस में पूछताछ भी की है। सर, हरीश तो कह रहा था कोमल उससे पढ़ा करती थी, लेकिन उसके आस पड़ोस की माने
तो हरीश के घर से रोज लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। हरीश की पत्नी को शक भी था कि हरीश का किसी स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरीश की पत्नी को लगता हो कि हरीश का चक्कर कोमल के साथ चल रहा था? हो सकता है सर। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब किसी पे कुछ भी इल्जाम लगाएंगे क्या? हम पुलिस वाले हैं, इसीलिए बेवजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। ये देखो तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और ये मोबाइल का लोकेशन। जिस दिन कोमल को जलाया गया था ना, उस दिन तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन उस एरिया का है जहां उसका घर है। तो आदमी किसी और काम के लिए वहां नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत नहीं जा सकती जो छुआछूत को इतना मानती है। बताओ सच क्या है, बताओ, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। हाँ, मैंने ही उसे मारा है। इतनी सी लड़की मेरा घर जलाने चली थी, मैंने उसे ही जलाकर मार डाला। अरे मैडम जी, आप यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। तुम्हारी 10वीं की परीक्षा हो गई ना, अब वहाँ आना तो होगा नहीं। अरे नहीं मैडम जी, आऊंगी ना। अभी 12वीं की भी तो तैयारी करनी है और फिर एक बहुत बड़ी अफसर भी तो बनना है। मैडम जी आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे मैडम जी बस 2 मिनट दीजिए, मैं भी बना देती हूँ। आराम से। लेकिन कोमल, अब ये तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे, आजू बाजू वाले बातें बनाते हैं। अच्छा वो बात मैडम जी, हाँ सर ने हमें बताया था, तो उन्होंने हमें बोला कि अब से ना हम लोग पढ़ाई छुप कर करेंगे। वो टीले वाला मंदिर है ना, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझसे कहा उसे पढ़ाना बंद कर देंगे, लेकिन घर के बाहर कहीं और जगह ढूंढ रहे थे उसे पढ़ाने की। मैडम जी ये आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई करेगी? अकेले में पढ़ाई करेगी? मैडम जी तुम्हारे अपने जलन और शक ने एक बच्ची की जान ले ली। कोमल सिर्फ पढ़ना चाहती थी, उसके माँ बाप के कई सारे सपने थे, उन्हें पूरा करना चाहती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे। बाबूजी 10वीं का रिजल्ट आया है, अपनी कोमल पूरे जिले में अव्वल आई बाबूजी। ये देखिए फोटो भी आया है उसका। अब क्या फायदा, हमारी कोमल के सपने तो उसी के साथ चले गए। नहीं बाबूजी, कोमल के सपने जिंदा रहेंगे। कोमल जिंदा रहेगी हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए। हमने फिर से 10वीं में दाखिला ले लिया है। हम कोमल के लिए पढ़ना चाहते हैं बाबूजी। कोमल के सपने को साकार करने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं। विक्रम को फेक एनकाउंटर की कोशिश और किशन और उसके परिवार को गलत केस में फंसाने की साजिश करने के लिए सजा हुई। मोहन को कार्तिक के कत्ल के लिए और सुमन को कोमल के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा हुई। हमारे देश के हर कोने में कोमल जैसी लड़कियां हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके इस सपने को साकार करने में हम उनकी मदद करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।